समोसे तो मेनू बना लो। समोसे आज तो बच्चे भी ज्यादा हैं, आज रहने दो। हैं मिनिमम है क्या स्ट्रेंथ? मंगा लो फिर, करो कलेक्शन करो। बोलो कौन लेकर आएगा? बॉयज क्यों लाएंगे भाई? अच्छा है, मैंने भी ला सकती। हाँ मैंने भी ला सकती, इसमें क्या है? समोसे मंगाएंगे क्या? क्यों फास्ट है तेरे? बस बस भी को फास्ट करता है क्या? हाँ बसंत पंचमी है भाई, आज तो सही है। सरस्वती माँ की कृपा तुम्हारे पे बनी रहे। हाँ माँ सरस्वती तुम्हें समोसे भी खिलाए। ले आओ भाई, जाओ जिसको लाना है। मंगवाऊं क्या? देख तू इसको सल्टारी अभी भी, यस सर। कितने मंगाने? तीन तीन छः, तीन नौ, दो 11 और एक 12, राउंड फिगर में 10 मंगा लूं। सब खाते हो क्या? किसी को फास्ट फास्ट कुछ नहीं है? ये तो कैसे दो मंगवाओ सर, है ना? 12 लोग हो, राउंड फिगर में 9 मंगवा लेता हूं, एक से 2 कर लेना। तू ला मत, एक वो भैया घूमते हैं उनको बुला ला, वो ले आएंगे, उनको बोल दूंगा। सुबह सुबह क्या करके आया था मैं आज? खर्चा कहाँ से आ गया भाई? किसका मुंह देखा था मैंने सुबह सुबह आज? ओहो, प्रसाद में मखाने मंगा लेता हूँ, हैं पतासे। हाँ वो बांट दे थोड़ी थोड़ी, सब प्रसाद ही तो लेना है तुम्हें ना, हैं? समोसे के बाद खाओगे उसको? अरे मैं बोल तो दिया, पॉकेट में पैसे तो है क्या, ये देखने दो। कौन उधार देगा? रहने दो, अंगुली पकड़ते पकड़ते। अच्छा कोल्ड ड्रिंक भी? बोलो कलेक्शन तो करो, संभालो जेब में, संभालो के है। अरे वो कहाँ गया आज? समोसे से रह जाएगा बेचारा। अरे इसकी किस्मत देख, तू ये आज ही आया कई दिन बाद, है ना? ये सही है भाई। दाने दाने पे समोसे, समोसे पे समोसे के हर आलू पे लिखा है ना खाने वाले का नाम। चला ही गया क्या दोस्त? चलो आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो आए ना। चलो, आज मेरे मन की इच्छा है कि ये डायग्राम था बच्चों, एक देखो। समोसे कितने का आता है एक? 5-7 रुपए में आ जाता है क्या? 15 का? ये कौन सा समोसा भाई, 15 रुपए का समोसा आता है? तो फिर तो बहुत बड़ा आता होगा, 3-4 लोग एक एक में खा लेते होंगे। 15 का मतलब तो है 3-4 लोग मिलके खा लेते होंगे एक को, फिर भी बच जाता है सर, है ना? चलो भाई कोई ना। इसमें देखियो डायग्राम में, ये बता रहा है बच्चों एचआईवी का रेप्लिकेशन। नहीं आया, मैंने उसको इशारा किया था, वो आएगा नहीं अब। किसको ला रहा है वो पता नहीं, समोसे वाले भैया को लेके आ रहा है शायद, दुकान से ले आएगा। तो रेप्लिकेशन में देखना बच्चों, एचआईवी की कल बात की थी ना अपन ने, एचआईवी जो अपनी मान लो किसी होस्ट सेल में एंटर करे। अब एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए। लेकिन हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। तो जब एचआईवी किसी सेल में घुसता है तो वो तो पहले आरएनए रिलीज करेगा,
लेकिन हमारे सेल का जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। तो डीएनए से जुड़ने के लिए पहले एचआईवी क्या कराता है? अपने आरएनए से डीएनए बनाता है। ये रहा, एचआईवी ने अपना आरएनए एंटर करवाया और वो आरएनए पहले क्या बनाएगा? डीएनए। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब जो डीएनए बना है, एचआईवी का जो डीएनए बना है, वो हमारे डीएनए के साथ जाके जुड़ जाएगा। ये लिखा है, वायरस का डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम। जीनोम का मतलब डीएनए होता है बेटा जी। तो वायरस का डीएनए हमारे डीएनए के साथ जुड़ गया। अब हम जानते हैं डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से बनती है प्रोटीन। तो जैसा वायरस का डीएनए चाहेगा उसी के हिसाब से आरएनए बनता रहेगा, और उस सेल में कई वायरस की प्रोजेनी तैयार हो जाएगी। मतलब सेल में एक वायरस ने एंट्री मारी थी, एक एचआईवी घुसा था, और उस सेल में से हजारों एचआईवी बाहर निकलते हैं प्रोजेनी के फॉर्म में, और ये हजारों एचआईवी फिर आसपास की सेल को इन्फेक्ट करते हैं। धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे। तो ये बस ये समझाना चाह रहा है कि एचआईवी अपनी सेल में कैसे रेप्लिकेट करता है। अब इसको थ्योरेटिकली एनसीईआरटी लिखती है कि एचआईवी सबसे पहले घुसता है अपनी मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज नाम समझते हो ना तुम? जो मोनोसाइट होती है उसी को क्या कहते हैं? मैक्रोफेज, फेगोसाइटोसिस। इसमें जैसे मान लो ये मैक्रोफेज है, इसमें घुसा, एक घुसा और बाहर कई निकले, तो एनसीईआरटी ने बोल दिया मैक्रोफेज एक्ट करती है एचआईवी फैक्ट्री के जैसे। इसको क्या बोल दिया? एचआईवी की फैक्ट्री। फैक्ट्री हो गई, एक ने एंट्री मारी थी और हजारों बाहर निकल के आए, तो एचआईवी की क्या बन गई? फैक्ट्री बन गई। अब फिर मैक्रोफेज के बाद अगला जो टारगेट है वो इसका होता है कौन सी सेल? टी हेल्पर। ये वही टी हेल्पर है बच्चों जो बी की हेल्प करती है क्या बनवाने में? एंटीबॉडी। एचआईवी इन्हीं हेल्पर को मारना स्टार्ट कर देता है, तो पेशेंट की बॉडी में टी हेल्पर की नंबर क्या हो गई? डिक्रीज। अब सुनो, अगर टी हेल्पर ही खत्म हो गए तो बी को कौन कहेगा कि एंटीबॉडी बनाओ, और बिना कहे भी एंटीबॉडी नहीं बनाती। तो टी हेल्पर की कमी होने से पेशेंट का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से क्या हो गया? वीक हो गया। इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो पेशेंट को डिफरेंट टाइप के क्या हो गए? डिजीज हो गए। एनसीईआरटी लिखती है उसको टीबी हो सकती है, उस पेशेंट को न्यूमोनिया हो सकता है, उसे कोई फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है, और एक नाम दिया एनसीईआरटी में टॉक्सोप्लाज्मा। एक प्रोटोजोआ है टॉक्सोप्लाज्मा, ये दिमाग में इन्फेक्शन करता है। तो अलग अलग टाइप के बॉडी में क्या हो जाएंगे? इन्फेक्शन, क्योंकि बचाने वाला इम्यून सिस्टम ही क्या हो चुका है? वीक। और उस इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया इस एचआईवी ने। लेकिन एचआईवी पहले कहां घुसेगा? मैक्रोफेज में। उसका अगला टारगेट होगा टी हेल्पर। ठीक है, हेल्पर की नंबर कम आई, इम्यून सिस्टम वीक हुआ, और ये डिफरेंट टाइप के क्या हो गए? डिजीज। इससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। ये सब थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। अब एनसीईआरटी कहती है कि भैया एड्स का पता कैसे लगाएं? तो एक टेस्ट है एलाइजा, फुल फॉर्म पूछते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ये जैसे टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल। वैसे एड्स के लिए कौन सा होता है? एलाइजा। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो अगला पेज है, ये इसमें यही ज्ञान दिया हुआ है कि आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस एंटर इनटू। सबसे पहला टारगेट बेटा जी कौन होगा? मैक्रोफेज। फिर व्हेन वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए, तो पहले वायरस आरएनए से क्या बनाता है? डीएनए, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और प्रोसेस को बोला था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। द वायरल डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल डीएनए। अब वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए से जुड़ जाएगा और उसको बोलेगा भाई तू वायरस के पार्टिकल्स या प्रोजेनी तैयार कर। अब यही कह रहा है कि द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट लाइक एज एचआईवी फैक्ट्री। ये पूछ सकते हैं आपसे कि एचआईवी की फैक्ट्री किसको कहा गया है? मैक्रोफेज को। एक वायरस घुसता है, कई प्रोजेनी निकलकर बाहर आती है साइमल्टेनियसली। वो एचआईवी का अगला टारगेट है कौन सी सेल? टी हेल्पर। और रेप्लिकेट करेगा और वहां भी वो प्रोजेनी बनाएगा। धीरे धीरे बॉडी में टी हेल्पर की नंबर प्रोग्रेसिवली क्या होती रहेगी? डिक्रीज। और इतनी डिक्रीज हो गई कि उसकी बॉडी में कुछ सिम्टम दिखाई देंगे। सिम्टम में दिखा रखा है बाउट्स ऑफ फीवर। बाउट्स ऑफ फीवर का मतलब बार बार आने वाली बुखार।
बाउट्स ऑफ फीवर, फिक्स टाइम के बाद बार बार क्या आती है, फीवर आती है। उसको डायरिया हो सकता है, लूज मोशन, वॉमिटिंग, और उसका वेट लॉस हो सकता है। ये बेटा जी ऐसे ऐसे सिम्टम है कि जिस पे जनरली कोई ध्यान नहीं देता। अब बार बार बुखार आएगी तो कौन सोचेगा एचआईवी है। डायरिया में कौन, वॉमिटिंग, लूज मोशन में कौन सोचेगा। वेट लॉस एक जरूर है कि बॉडी का वजन 8-10 किलो एक साथ कम हो जाए तो सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी डिजीज लग गई। या कोई भी डिजीज अपने को हो जाए रोज जल्दी से ठीक नहीं हो रही। इवन जुकाम भी हो गया तो 2-3 महीने तक पड़ा है, ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। Due to the decreased number of helper T cell, the person starts suffering from infection that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria। मतलब हेल्पर इतनी कम हो गई कि उसको अलग अलग डिजीज हो गई, जैसे माइकोबैक्टीरियम। ये माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया बेटा जी, जिससे कौन सी डिजीज होती है, टीबी। अभी बताऊंगा मैं, बैक्टीरिया की डिजीज आएगी एक, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इस बैक्टीरिया से होती है। पंजाई वायरस और इवन पैरासाइट। अरे खुद ही ले आया तू। क्या लाया है, समोसे। फिर किडनी में हार्ट अटैक ले आया तू मेरे यार। मैंने तो कहा था किसी को बुला के ले आ। गरम लाया क्या, हैं, गरम है। वाह यार, मैंने तो कहा किसी को बुला के ले आ, ये खुद ही ले आया। चले अनिल इधर आ भाई, हेल्प कर। आह, ये तेरी तरफ से मान लूं मैं। जेब में मेरे 50 और 20 70 रुपए है, 70 में तो हो जाएगा क्या। कोल्ड ड्रिंक एक्स्ट्रा आ गई। ये तो बताई नहीं थी मैंने। अरे भाई, भारी लॉस हुआ। कैसे, एक दिन में कैसे कवर होगा बता। ये ज्यादा लग गया ना तो, इतनी थोड़ी मिलती है कोई। एक दिन में, एक दिन में, हैं। अब तो कर ही क्या सकता हूँ। तो मामला हाथ से निकल गया। अब तो ये बोलूंगा हाँ, बिल्कुल मेरे मन में था, मैं घर से सोच के आया था ये।
ये पैरासाइट एक ये नाम ध्यान रख लेना, प्रोटोजोआ है जिसका नाम है टोक्सोप्लाज्मा। तो मतलब इम्यून सिस्टम वीक हो गया, टी हेल्पर की नंबर कम होगी बेटा जी, तो वो टोक्सोप्लाज्मा एक प्रोटोजोआ है, ये मेंशन कर लेना। प्रोटोजोआ का मेंबर है टोक्सोप्लाज्मा, ब्रेन में इन्फेक्शन करता है। धोया धोया जाओ। ये यहीं पे पड़ा अपना वो डस्टबिन इसके ना, ये भी ले लो। वो बनाते हैं ना शाम को। पूरा बराबर बराबर। ये भी नहीं, अच्छा। ये भी नहीं कर सकते। तो ये कितने की है? ज्यादा की तो नहीं है ना? अरे ज्यादा की तो नहीं है ना? 60 की है, ठीक है। अब मेरा हिसाब बराबर होगा। 55 की वो इतनी सारी
चलो अब इसमें ये देख लियो। टॉक्सोप्लाज्मा के बाद बेटा जी अगर बात करें अपन, एड्स का एक टेस्ट लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म देख लेना तुम। भारी हो गया दिल। एड्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। बार बार 350 400 घूम रहा है, पता नहीं कैसे, ये फिगर दिमाग में क्यों आ रहा है आज। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। अब इसमें एक देखना बच्चों की, एलाइजा जो होता ना, वो एड्स का किया जाने वाला टेस्ट है, लेकिन पूछते तो नहीं है, कई बार आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आ जाता है कि एलाइजा एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है बेटा जी। मतलब एलाइजा करके कंफर्म नहीं हो सकते अपन। किसी पेशेंट का अगर एलाइजा करवा लिया जाए तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी या ब्लड में एचआईवी को डिटेक्ट कर कि एचआईवी है या नहीं है। अगर है तो एलाइजा पॉजिटिव आएगा, और नहीं है तो नेगेटिव आएगा। बट एचआईवी भी क्या होता है कि थोड़ा सा चालू टाइप का वायरस है, ये लंबे टाइम तक अपनी बॉडी में खुद को हाइड करके रखता है, तो कई बार एलाइजा इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो एक दूसरा टेस्ट होता है, अगर याद रख पाओ, वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट। इसे यूज करते हैं एड्स के कंफर्मेशन के लिए। वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट करके ये कंफर्म करते हैं कि एचआईवी है या नहीं। वेस्टर्न ब्लोट में बॉडी के सारे फ्लूइड को डिटेल में एनालिसिस करते हैं और एचआईवी को ढूंढते हैं। तो वेस्टर्न ब्लोट कंफर्मेशनल टेस्ट फॉर एड्स। जैसे आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में नाम सुना होगा, सदर्न ब्लोट। वो सदर्न तो होती है डीएनए के लिए, और वेस्टर्न होता है प्रोटीन के लिए, नॉर्दर्न होता है आरएनए के लिए। ये टेस्ट होते हैं सदर्न वेस्टर्न। अरे ऐसे याद रख लो तुम, स्नो ड्रॉप, स्नो की ड्रॉप। स्नो ड्रॉप में एस का मतलब तो हो गया सदर्न, एस का तो मतलब हो गया सदर्न। और सदर्न तो किसके लिए यूज करोगे, डी फॉर डीएनए। एन का मतलब नॉर्दर्न किसके लिए यूज करेंगे, आरएनए के लिए। ओ से ओ कैंसिल। वेस्टर्न किसके लिए यूज करेंगे, प्रोटीन के लिए। तो ये एचआईवी की जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन है उसको डिटेक्ट करता है। तो ये ठीक है। लास्ट में ट्रीटमेंट की बात कर रहा है ये, बट एचआईवी का या एड्स का कोई ट्रीटमेंट है नहीं। कुछ ऐसी ड्रग काम में लेते हैं बेटा जी। एक दवाई मिलती है, उसका नाम है AZT, एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन, AZT, एजिडोथाइमिडीन। अब बोलते हैं ये दवाई बेटा जी एंटी रेट्रोवायरल होती है। एंटी रेट्रोवायरल का मतलब देखो, एचआईवी कैसा वायरस था, रेट्रोवायरस, जो आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए। और ये दवाई कैसी है, एंटी रेट्रोवायरस, मतलब आरएनए से डीएनए बनाने को रोक देगी। जब डीएनए नहीं बनेगा तो अपने होस्ट के डीएनए से अटैच नहीं हो पाएगा। तो दवाइयों का नाम है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, जिसका एक एग्जांपल है AZT, एजिडोथाइमिडीन। दवाइयां पार्शियली इफेक्टिव है, एचआईवी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मौत तो होकर रहेगी। ये दवाइयां लेने से ये है कि कुछ टाइम तक एज बढ़ सकती है। 2 साल में मरने वाला तो 4 साल जी लेगा, बट मरना तो उसको श्योर है। तो ये कह रहा है कि पार्शियली इफेक्टिव होती है बच्चों मेडिसिन। दे कैन ओनली प्रोलोंग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन प्रिवेंट डेथ विच इज इनएविटेबल, होके ही रहेगी। तो मेडिसिन का एक नाम तुम याद रख सकते हो। तो ये सिम्टम आ गए। टॉक्सोप्लाज्मा एक प्रोटोजोआ है जो ब्रेन में इन्फेक्शन करेगा, एचआईवी के टाइम ये आता है। अगला पैराग्राफ एड्स के प्रिवेंशन की बात करता है कि भैया एड्स की कोई क्योर नहीं है, नो क्योर, तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, बचाव ही उपाय है। अब इस पैराग्राफ में यूं ज्ञान दे रखा है, क्वेश्चन कुछ फुल फॉर्म से आ सकता है बेटा जी, जिसमें एक तो तुम नाको की फुल फॉर्म याद रख लेना, ये रहा। गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों को अवेयर करता है, एचआईवी के बारे में बताता है कि भैया अगर हो गया तो फिर कोई इलाज नहीं है। उसके अलावा एक इसकी टैग लाइन भी दे रखी है इसके ठीक ऊपर, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। बेटा जी ऐसे पूछ लेते हैं, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस कौन सी डिजीज से रिलेटेड है, एड्स से। मतलब अज्ञानता के कारण मत मरो, इग्नोरेंस के कारण मत मरो, क्योंकि पता है अपने को कैसे होता है। तो डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। और इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स कॉल्ड नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, बस। और कोई क्योर नहीं है तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, और इसमें कुछ है नहीं।
मुझे कह रहा है ध्यान रखो, WHO ने वो ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है उसको चेक करने के लिए, जैसे ये 2-3 लाइन तुम देख सकते हो, बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस वाली बात है नहीं बच्चों, कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड ए नंबर ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन। WHO भी बहुत काम कर रहा है, जैसे ब्लड बैंक में जो खून स्टोर होता है ना, उसको चेक करता है कि कोई HIV पेशेंट का ब्लड तो नहीं है, गलती से हमने उसको किसी हेल्दी बंदे को चढ़ा दिया तो उसके भी इन्फेक्शन हो जाएगा। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, एंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल निडल, आजकल लोग डिस्पोजेबल यूज करते हैं, एक ही बार सुई को काम में लेते हैं, रीयूजेबल नहीं है। सिरिंज इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम, ये बताया था बेटा जी, ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम STI एंड एड्स, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप इन ससेप्टिबल पॉपुलेशन, जहां HIV इन्फेक्शन के चांस ज्यादा हो वहां डॉक्टर का रेगुलर क्या करवाया जाए, चेकअप करवाया जाए। ये रोकने के लिए तरीके बता रखे हैं बस, और इसमें कुछ है नहीं। HIV के बाद अगला जो पॉइंट आता है बेटा जी, एक बड़ी डिजीज एड्स के बारे में डिस्कस कर लिया, तो पॉइंट टू पॉइंट तुम याद रख लियो। पैथोजन HIV था, मोड ऑफ इन्फेक्शन वो 3-4 थे, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से कैसे फैलता है, HIV रेप्लिकेशन, पहले मैक्रोफेज पे अटैक करेगा, फिर टी हेल्पर पे, हेल्पर की नंबर कम होगी तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। डायग्नोसिस में एलाइजा है और एक वेस्टर्न ब्लोट है। एड्स की कोई ट्रीटमेंट है नहीं, बस वो गोली का नाम AZT एजिडोथाइमिडीन। अब एक पॉइंट आता है, कुछ वायरल डिजीज के बारे में एनसीईआरटी ने दे रखा है। HIV एड्स भी वायरल डिजीज है, उसके अलावा और भी कुछ वायरल डिजीज है, मैं तुम्हें नाम बता देता हूं एक छोटी सी टेबल के फॉर्म में। बैक्टीरियल ये डिजीज वाला आज करवाता हूं पूरा। वायरल में जैसे पहली डिजीज तो मैंने लिख दी एड्स, एक टेबल से ही समझिए बेटा जी, एक कॉलम तो बना देता हूं मैं डिजीज का, एक कॉलम बना देता हूं पैथोजन का, और एक बना देता हूं कुछ स्पेसिफिक फीचर का या पॉइंट का। एनसीईआरटी में तो 2 ही डिजीज दे रखी है, एक दो के नाम जरूर दिए एनसीईआरटी ने। जैसे पहली वायरल डिजीज मैंने लिख दी एड्स, इसका तो पैथोजन अपन ने पढ़ दिया HIV। एक दे रखी है बच्चों आपकी एनसीईआरटी में कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कैसी डिजीज है, वायरल, और उस वायरस का नाम क्या है, राइनो वायरस। राइनो वायरस, और दिखा है एनसीईआरटी में कि भाई जुकाम पता ही है अपने को, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, ये सारे लिखे हुए। कॉमन कोल्ड तो एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे अपन, हाईली इन्फेक्शियस है, 3 से 7 दिन तक रहता है, नेजल डिस्चार्ज, कंजेशन, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है ये डिजीज। कॉमन कोल्ड के अलावा एक और वायरल डिजीज है बेटा जी, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस A और एक होती है हेपेटाइटिस B। इसका पैथोजन होता है हेपेटाइटिस A वायरस, और इसका होता है हेपेटाइटिस B वायरस। हेपेटाइटिस A वायरस और एक होता है हेपेटाइटिस B वायरस। हेपेटाइटिस A वायरस होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और ये होता है बेटा जी डबल स्टैंडर्ड DNA। हेपेटाइटिस B होता है डबल स्टैंडर्ड DNA। और जो हेपेटाइटिस B है, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन HIV के जैसा होता है। इसी चैप्टर में आगे एक चीज आएगी कि हेपेटाइटिस B कैसे फैलता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब इसका भी फैलने का तरीका बिल्कुल कैसा है, HIV के जैसा। वही 4 तरीके, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, मां से फीटस में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और ड्रग एब्यूज में वो सीरींज को यूज करने वालों में। सेम तरीके से हेपेटाइटिस भी फैलता है। हेपेटाइटिस में असर होता है बच्चों लीवर पे, ये दोनों बताए थे मैंने आपको, STI में नाम आए थे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। डिजीज नंबर 4 वायरस से होने वाली पोलियो, वायरल डिजीज है। कुत्ते के काटने से रेबीज, वायरल डिजीज है, ये सब वायरल है। पोलियो में तो कौन सा वायरस आया, पोलियो वायरस, रेबीज या रेब्डो वायरस, रेबीज या रेब्डो। और रेबीज का एक नाम और भी है, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं बच्चों। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया क्यों बोलते हो, पानी से डर लगता है, क्यों,
वो तो तुम्हें भी लगता है, नहाने से दूर भागते हो क्या? तुम्हारे भी हाइड्रोफोबिया है। रेबीज का मतलब उसमें ये होता है कि गले की मसल्स टाइट हो जाती है, स्पाज्म। तो कोई भी लिक्विड अपन गिटेंगे ना, स्वेलोविंग करेंगे तो भयंकर पेन होगा, इसलिए हाइड्रोफोबिया, बाइटिंग ऑफ कार्निवोरस। और बेटा जी जो रेबीज है ना, ये 100% फैटल है, मौत हो जाती है इसमें, नहीं लगाते हैं तो इंजेक्शन। 100% फैटल डिजीज है रेबीज, बाई बाइटिंग ऑफ कार्निवोरस एनिमल। ये डॉग, कैट, इनकी सलाइवा में बैठा होता है ये वायरस। तो मैं जो एग्जाम्पल लिखा रहा हूं ना आपको, ये सारे वायरल डिजीज है बच्चों। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है कई बार, आपको 5-7 डिजीज का नाम दे देगा और पूछेगा ढूंढो इसमें से कितनी बैक्टीरियल है, कितनी वायरल है। तो बैक्टीरियल वायरल ही है मेन तो ठीक है। एड्स जानते हो, कॉमन कोल्ड है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, रेबीज है, ये वायरल डिजीज है। एक दो और नाम लिखा देता हूं मैं आपको। 6 नंबर पे एक और इंपॉर्टेंट डिजीज है, डेंगू, खूब सुना है। एक आ गया चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, कोरोना, कोविड-19 वायरल डिजीज है। कोविड-19 और कोरोना। एक इबोला बीच में आया था, ये भी अफ्रीका साइड में खूब हुआ था, इबोला। तो डेंगू का बेटा जी है, डेंगू का पैथोजन बताओ। एडीज मॉस्किटो तो उसको ट्रांसमिट करता है, होता वायरस से है। पैथोजन का मतलब जो जो इसको फैलाएगा, फैलाएगा वो तो एडीज मॉस्किटो, बट इसको करता कौन है? डेन वायरस। ट्रांसमिटेड बाई, इसका जो वेक्टर है वो है फीमेल एडीज मॉस्किटो। ध्यान दियो, मच्छर से नहीं हो रही है, ये गड़बड़ मत कर देना। आपसे पूछे डेंगू का पैथोजन कौन है, डेंगू होता किससे है? वायरस से होता है। उस वायरस को हमारी बॉडी तक लाता कौन है? मॉस्किटो। तो मॉस्किटो उसको ट्रांसमिट कर रहा है बच्चों, वेक्टर है, डिजीज नहीं करता है। जैसे मलेरिया एनाफ्लीज से होता है, एनाफ्लीज प्लाज्मोडियम को कहां तक लाती है? हमारी बॉडी तक। तो ये वायरल डिजीज है डेंगू। हीमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं। चिकनगुनिया, चिक वायरस, इसका भी वेक्टर सेम है, एडीज मॉस्किटो। तो ये दोनों नाम आपको एनसीईआरटी में दिखाई देंगे, डेंगू और चिकनगुनिया, दोनों एक वायरस से, और दोनों का वेक्टर है एक मच्छर, एडीज मॉस्किटो। कोविड, इसका तो बता दो, कोविड का वायरस कौन सा है? कोरोना इतना नाम सुना था, कोरोना का वायरस नहीं पता, 2-2.5 साल से झेल रहे हैं। सार्स कोवी 2 नहीं सुना कभी नाम? कोरोना कोरोना करते आ रहे हो। उसका जो डायग्नोसिस टेस्ट है, आरटीपीसीआर टेस्ट तो सुना होगा। कोरोना होता तो आरटीपीसीआर करवाया था, नाक और में वो स्वेब डाल के चेक किया था ना, आरटीपीसीआर, आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पीसीआर को पूरा नाम तो बेरो ही होगो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटी का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सार्स कोविड 2 है, आरएनए होता ना, आरएनए जीनोम होता है इनका। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीओ का मतलब कोरोना, वी का मतलब वायरस, और 2 ये फुल फॉर्म है इसकी। मैं श्योर हूं तुम्हें याद नहीं होगी, फिर भी लिखा दी है, सार्स कोवी 2 याद रख लेना। एस का मतलब सीवियर, सीवियर का मतलब घातक, खतरनाक। ए का मतलब एक्यूट, एक्यूट वो होता है बच्चों जो थोड़े टाइम के लिए रहता है। अरे चाइना का माल था, नो गारंटी, नो वारंटी, आर गया। आर का मतलब रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इबोला, इबोला, इबोला का एक वायरस है, इबो वायरस, बाई बॉडी फ्लूइड, ये बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैलता है।
बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैलेगा। तो ये कुछ वायरल डिसऑर्डर के नाम है। 10वां कॉलम खाली, एक 10वां भी लिख सकते हो। स्वाइन फ्लू, ये तो सुना होगा। H1N1 वायरस, ये सब वायरल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, H1N1 वायरस। तो ठीक है, ये 2-3 बार पढ़ोगे तो बच्चों आएगा कि भाई दो तो दे रखा है, एड्स और कॉमन कोल्ड। हेपेटाइटिस नाम भी मिलेगा तुम्हें एनसीईआरटी में। हेपेटाइटिस में 2 लिखा है मैंने, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। एक में सिंगल स्टैंड आरएनए, दूसरे में डबल स्टैंड डीएनए है, वो एचआईवी की तरह फैलता है। फिर एक अपन ने लिख दिया पोलियो और रेबीज। पोलियो वायरस है, रेबीज हाइड्रोफोबिया है जो कार्निवोरस के बाइट करने से फैलता है। देन 2 इंपॉर्टेंट है, डेंगू और चिकनगुनिया, दोनों इंपॉर्टेंट है, डेंगू एंड चिकनगुनिया। दोनों ही वायरल है, एक डेन वायरस से होता है और दूसरा चिक वायरस से। दोनों को फैलाने का काम कौन करेगा? फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये वेक्टर है दोनों का। कोरोना हो गया जिसका टेस्ट होता है आरटी पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इबोला एक डिजीज है जिसका वायरस इबो, और स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1 वायरस। ये वायरस का नाम है H1N1 वायरस। H1N1 वायरस ये एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दे रखा है। कॉमन कोल्ड का पैराग्राफ है एक, कॉमन कोल्ड का शुरू में ही, वो टाइफाइड और के बाद है, न्यूमोनिया के बाद में है, मलेरिया के ठीक ऊपर है। Many virus also cause disease in human being. Rhinovirus represent one such group of virus. और इससे एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज होती है कॉमन कोल्ड। मोस्ट इन्फेक्शियस लिखा बच्चों, मोस्ट इन्फेक्शियस का मतलब हमारे में हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब हमेशा कभी ना कभी हमारे जुकाम तो हुई है हम सबके। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। अंडरलाइन करियो, एक छोटी सी चीज भी समझना। एक डिजीज हम पढ़ेंगे अभी न्यूमोनिया, एक है कॉमन कोल्ड। एक फर्क देखना, न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड में फर्क PYQ भी है। ये जो न्यूमोनिया होता है ना बच्चों, न्यूमोनिया में इन्फेक्शन कहां होता है? लंग्स में। और लंग्स में ये कौन है? एल्वियोलाई। ये लंग्स की कौन है? एल्वियोलाई। इसमें फ्लूइड भर जाता है, पानी। तो न्यूमोनिया जो है वो रेस्पिरेशन में कहां असर डालेगा? फेफड़ों पे। जबकि जुकाम जो है वो असर डालता है आपके नेजल चेंबर में, यहां। तो मैं कह दूं कि जो कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड, उसमें तो इन्फेक्शन होता है कहां? अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जबकि अगर मैं न्यूमोनिया की बात करूं बेटा जी, उसमें इन्फेक्शन कहां होगा? लोअर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि एल्वियोलाई लोअर पार्ट है ना, वहां न्यूमोनिया इन्फेक्शन करता है। और राइनो वायरस इन्फेक्शन करेगा हमारे नाक में, अपर पार्ट में, वो फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं करता। ये PYQ में पूछा था, एक बड़ा डिफरेंस है। कॉमन कोल्ड अपर पार्ट पे इन्फेक्ट करता है और न्यूमोनिया वाला बैक्टीरिया लोअर पार्ट पे इन्फेक्ट करता है। ये लाइन एनसीईआरटी में ऐसे लिखी हुई है, ये कि इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये लंग्स में इन्फेक्शन नहीं करता। तो एक्चुअल में ये कौन से पार्ट पर इन्फेक्ट करता है? अपर पार्ट पे। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन, नाक पिचक गया, गुल्फी जम गई, डिस्चार्ज, म्यूकस आता है, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, ये फटी हुई आवाज, गला फटड़ी आवाज आओ ना जुकाम में, कफ, हेडेक, टायर्डनेस जो 3 से 7 दिन तक रहता है। इस जुकाम के सिम्टम 3 to 7 days। फैलता कैसे? ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज और एन इन्फेक्टेड पर्सन। ड्रॉपलेट समझ गए? ये सांस वाले जितने भी डिजीज है वो कैसे फैलेंगे? मुझे छींक आई, छींक से वो ड्रॉप्स आए, उनके कांटेक्ट में आने से फैल जाएगा, हवा के थ्रू फैल जाएगा। और इतना इन्फेक्शियस है कि पेशेंट का कोई भी ऑब्जेक्ट तुम इस्तेमाल करोगे तो फैल जाएगा। ये लिखा ना, थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन बुक। पेन बुक से तो फैलेगा ही नहीं, तुम यूज ही नहीं करते। कप, डोर नॉब, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, मतलब पेशेंट का पेन, नोटबुक यूज करने से, तुम खुद की नोटबुक यूज नहीं करते, दूसरे की तो क्या करोगे, है ना। तो इनसे तुम्हारे लिए नहीं ये 2 वर्ड। बाकी है कप वगैरह,
इन्फेक्टेड बंदे का सामान यूज कर लो, फैल जाएगा। ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है ड्रॉप्स के थ्रू। ये सेम तुम्हें न्यूमोनिया में भी देखने को मिलेगा। न्यूमोनिया में भी उन्हीं ड्रॉप्स के थ्रू इन्फेक्शन होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने डिजीज है वो इन्हीं इन्हीं के थ्रू फैलते हैं। फिक्स याद रख लो, अगर कोई पैरासाइट इंटेस्टाइन का होता ना बच्चों, जैसे टाइफाइड कहां रहता है? इंटेस्टाइन में। एस्केरिस कहां मिलेगा? इंटेस्टाइन में। अमीबा इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में जाने का एक ही रास्ता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। फूड और वाटर के साथ ही तो जाएगा, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। जबकि रेस्पिरेटरी पाथ का अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो हवा, सांस के साथ, ड्रॉप्स के साथ अंदर जाएगा। ये ड्रॉपलेट मेथड कहलाती है। अब उसके अलावा अगला मैं पैराग्राफ उठा रहा हूं, ये तो वायरल डिजीज के कुछ एग्जांपल आपको बताए मैंने। अब बात कर रहा हूं बच्चों में बैक्टीरियल डिजीज की, उनकी भी एक टेबल बना देता हूं तुम्हें। बैक्टीरियल डिजीज स्टडी में 2-3 नाम ही दिए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट छोटी मोटी वो तुम्हें बता दूं मैं। तो बैक्टीरियल डिजीज में पहली कॉलम अपन ने बना लिया डिजीज का, दूसरा कॉलम बना लिया पैथोजन का, और कोई स्पेशल पॉइंट हो उसका। जैसे एंजाइटी में एक बैक्टीरियल डिजीज दे रखी है टाइफाइड, इसको बोलते हैं एंटेरिक फीवर। एक दे रखा है एंजाइटी में न्यूमोनिया, दो तो एंजाइटी में दिए हुए हैं। एक मैं अलग से लिखा रहा हूं टिटनस, टीबी, इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, न्यूमोनिया, टिटनस। टाइफाइड बेटा जी किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी, फीवर है, बुखार है। और टाइफाइड कहाँ का पैरासाइट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। खाने और पानी के साथ पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जिसमें सस्टेन्ड हाई फीवर होता है, लगातार बुखार रहती है, वो टाइफाइड का है। और इसका इंपॉर्टेंट है इसका डायग्नोसिस, विडाल टेस्ट। टाइफाइड का पता लगाने के लिए डॉक्टर बेटा जी क्या करेगा? विडाल टेस्ट करेगा। और टाइफाइड के बारे में एनसाइड ये भी तो लिखती है, वो एक फिर एक महिला आ रही है देवी, टाइफाइड मैरी, नाम ही उसको टाइफाइड मैरी रख दिया। मैरी मेलोन, शी इज कुक बाई प्रोफेशन, खाना बनाने वाली थी, खुद के टाइफाइड था, और जिस जिसको अपने हाथों से खाना खिलाया सबके क्या फैला दिया? टाइफाइड फैलाती रही। तो उसको रेस्पेक्ट में क्या नाम दे दिया? टाइफाइड मैरी, मैरी मेलोन लिखा है 2 लाइन। न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसका पैथोजन है बेटा जी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। एक और है पैथोजन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दोनों इसी के हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और न्यूमोनिया जिसमें जो एल्वियोलाई है, जो लंग्स की एल्वियोलाई है वो फिल्ड विद फ्लूइड, इसमें फ्लूइड भर जाएगा एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में फ्लूइड भर गया बच्चों, तो एल्वियोलाई में भरना तो किसको था? हवा को, ऑक्सीजन को। फ्लूइड आ गया तो बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। और एनसाइडी लिखती है जब O2 कम हो जाती है ना, तो होठ और नाखून नीले पड़ जाते हैं, ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। इन सीवियर केस लिप्स एंड नेल्स ग्रे टू ब्लूइश कर, वो ब्लू ब्लू कलर के हो गए, नीले पड़ गए। नीला रंग इस बात को इंडिकेट करता है कि बॉडी में O2 कम है और टॉक्सिक ज्यादा है। टिटनस का पैथोजन, अरे पढ़ा होगा बोटनी में ही, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टिटनस करता है बच्चों। टिटनस में होता क्या है? जो अपनी वॉलंटरी मसल्स होती है, वॉलंटरी मसल्स, इसमें स्पाज्म आ जाता है। अरे अकड़ गई मसल्स, हाथ ऐसे ऐसे ही रह गया, टिटनस सीधा होगा ही नहीं। तो वॉलंटरी मसल्स में एंठन, अकड़न, स्टिफनेस, स्पाज्म आ जाता है। टीबी, माइकोबैक्टीरियम, अभी जो एड्स में लिखा हुआ आया था, ट्यूबरकुली,
बैक्टीरियल डिजीज की एक अच्छी बात है कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे बेटा जी, और वो पैथोजन और बैक्टीरिया से बहुत सारे नाम मैच होते रहेंगे। टाइफाइड है तो दिख जाएगा साल्मोनेला टाइफी, पता चल जाएगा। निमोनिया है तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, टिटनेस है तो क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी, ट्यूबरकुलोसिस है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। ये भी लंग्स में इन्फेक्शन करता है, टीबी बोन्स और लंग्स में इन्फेक्शन होता है, कफ के साथ ब्लड आने लग जाता है, खून टीबी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो 4 तो ये डिजीज होगी, 2-4 और लिखा देता हूं। क्या मतलब? हाँ वो क्योंकि ये सोइल बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है सोइल बैक्टीरिया, जो कहाँ मिलता है? मिट्टी में रहता है ये। रस्टेड, ये लोहा, जंग लगा लोहा, मतलब बाहर घूमता रहता है। जैसे रोड पे गिर गए, छिल गए अपन, रोड पे लग गई, तब भी टीटी का इंजेक्शन लगता है। तो हर जगह टिटनस का बैक्टीरिया है। तो जहां भी अपने वाउंड हो गया ना, घाव, वहां से बैक्टीरिया एंटर कर सकता है। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए अपने को क्या लगाने पड़ता है? टीटी का इंजेक्शन। नहीं लगाओ तब भी चलेगा, बट बाई चांस उस एरिया में टीटी ये हो तो क्यों रिस्क लेनी, इसलिए लगाते हैं। सोइल बैक्टीरिया, मिट्टी में रहता है ये। तो चौथा हो गया टीबी। पांचवा एक एनसाइडी लिखती है प्लेग, नाम लिखा हुआ है। इसका बैक्टीरिया थोड़ा सा अलग है बच्चों, इसका पैथोजन है यार्सिनिया पेस्टिस। डिजीज से मैच नहीं कर रहा। यार्सिनिया पेस्टिस, प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज है। एक वो तुमने वैक्सीन बताया था मैंने, डीपीटी का वैक्सीन। डी माने क्या था? डिप्थीरिया। ये तीनों ही बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थीरिया। P4 था परट्यूसिस, और टी माने तो टिटेनस है। परट्यूसिस को बोलते हैं हुपिंग कफ। हुपिंग कफ, खांसी, लगातार आने वाली खांसी। तो डिप्थीरिया का पैथोजन है कोरनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, ये नाम से ही पता चल जाएगा तुम्हें, डिप्थेरी लिखा हुआ आएगा। परट्यूसिस का पैथोजन है बोर्डोटेला परट्यूसिस। बोर्डोटेला परट्यूसिस, बार बार आने वाली खांसी। एक प्लेग का थोड़ा सा अलग नाम है, डिजीज का नाम प्लेग है, बैक्टीरिया का नाम है यार्सिनिया पेस्टिस। बाकी तो मैच कर जाएंगे, तुम्हें ऑप्शन दिख जाएगा। डिप्थीरिया है तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, परट्यूसिस है तो बोर्डोटेला परट्यूसिस। ठीक है, इतने ही याद रख लियो, रह जाएंगे। 1-2 बार पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वायरस में कौन से आ रहे हैं और बैक्टीरिया में कौन से आ रहे हैं। एनसाइटी में 2 तो डिटेल में दे रखा है, न्यूमोनिया और टाइफाइड। और प्लेग, डिप्थीरिया, डिसेंट्री, ये नाम दे रखे हैं। हाँ, एक डिसेंट्री नाम भी मिल जाएगा तुम्हें। डायरिया बोलते हैं ना, डायरिया एक बैक्टीरिया से होता है, साइजेला। साइजेला बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में, गोलगप्पों के पानी में। सही है। अमीबियसिस और ये हो जाता है डायरिया, गोलगप्पे ठोकते हैं तो कई बार बोलते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो गई, वहां मिलता है। उसकी फेवरेट जगह है साइजेला। और डिहाइड्रेशन से बच्चों, बार बार उल्टी दस्त होने से क्या हुआ? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता है तो हम कौन सा घोल पी लेते हैं? ORS। या घर में वो पानी में मम्मी नमक और चीनी घोल के पिला देती है, ORS है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। उल्टी दस्त होने से बॉडी में पानी की कमी हुई है, पानी की कमी होने को क्या बोला? डिहाइड्रेशन। कमी होना बच्चों डिहाइड्रेशन है, तो कमी को दूर करने के लिए हमने रिहाइड्रेशन, ओरल का मतलब मुख से पानी पिया, नमक चीनी का घोल पिया, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जबकि पानी की कमी होने को क्या बोला? डिहाइड्रेशन। ठीक है, देख लो एक बार, टेबल चेक कर लो बस, नाम है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो वायरल बैक्टीरियल, अब एक आता है वो फंगस। फंगस से तो एक ही है, रिंगवर्म, दाद खाज खुजली। उसके 3 फंगस है, 2 एस्केरिस वाले हैं, 2 प्रोटोजोआ के हैं। डिजीज वाला देखते हैं।
तो यहां जब आप देखोगे ना बच्चों, तो एक तो ये पैराग्राफ है साल्मोनेला वाला, टाइफाइड वाला, ये पैराग्राफ देख लो, एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड वाला पैराग्राफ है, इसको देख लेना। साल्मोनेला टाइफी इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कोज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। टाइफाइड फीवर जिसको एंटेरिक फीवर भी बोला है, एंटेरिक का मतलब ये कहां मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कॉन्टामिनेटेड। तो फिक्स याद कर लो, इंटेस्टाइन में अगर कोई जा रहा है तो जाने का रास्ता क्या होगा, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, वहीं से तो जाएगा। और सबसे वहां से फिर माइग्रेट कर सकता बॉडी के अलग ऑर्गन्स में। सस्टेन्ड हाई फीवर अंडरलाइन, ये सबसे मेन सिम्टम है बच्चों इसका। बोलते ही टाइफाइड फीवर है, बुखार है, टेम्परेचर हो जाता है 39 से 40 डिग्री। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37, इसमें 40 डिग्री तक आ जाता है। सस्टेन्ड लगातार होने वाली बुखार, अभी आपने एक नाम एड्स में पढ़ा था, बाउट्स ऑफ फीवर, उतरेगी फिर आएगी, उतरेगी फिर, इसमें लगातार रहेगी, कॉन्टिन्यूअस सस्टेन्ड हाई फीवर। उसके अलावा वीकनेस आ सकती है, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। शुक्र है अपने में तो किसी को नहीं है, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले समोसे खाते हुए देखा है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, है ना। क्या है सर, सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। भगवान का लख लख शुक्र है कि टाइफाइड से हमारा कोई वास्ता नहीं है, जिस हिसाब से तुम समोसे ठोक रहे थे। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, गुरुजी थुतकारो गिरो, इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब अगर सीवियर केस हो ना तो इंटेस्टाइन में छेद भी कर देता है। खूब सारे बैक्टीरिया हो गए तो इंटेस्टाइन में क्या कर देंगे, छेद। इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन डेथ में अकर इन सीवियर केस। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाई विडाल टेस्ट है, वो ध्यान रख लियो, वो उस देवी की तारीफ होगी यहाँ। ए क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलोन, निकनेम टाइफाइड मैरी, इज वर्थ मेंशन हियर। शी वाज ए कुक बाय प्रोफेशन एंड वाज ए टाइफाइड कैरियर। लगातार टाइफाइड फैलाती रही। यूएसए का केस था, इसको पकड़ के जेल में भी डाल दिया था, बोले तू रुक जा, टाइफाइड फैलाना बंद। तू जेल में रही, जैसे ही बाहर आई फिर से काम चालू कर दिया, टाइफाइड फैलाना स्टार्ट, फिर उसकी डेथ भी हो गई इसी से, तो नाम ही दे दिया टाइफाइड मैरी। अगला पैराग्राफ है न्यूमोनिया का बच्चों। तो बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस, ये बैक्टीरिया तुम्हें याद भी रखना पड़ेगा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी कहां आएगा, बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे। फर्स्ट नॉन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, हिंड सेकंड। फर्स्ट नॉन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हिंड सेकंड कहां से निकला था, इसी से तो निकला था। एच माने हीमोफिलस, IN फॉर इन्फ्लुएंजी, इसी से तो आया था पहला आरी। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज न्यूमोनिया इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई, लंग्स की एल्वियोलाई में इन्फेक्शन करता है, लोअर पार्ट में, उसमें फ्लूइड भर जाएगा। As a result of the infection, the alveoli get filled with fluid leading to severe problem in respiration, सांस में दिक्कत आएगी। सिम्टम तो वही है, फीवर, चिल, कफ, हेडेक। इन सीवियर केस यहां अंडरलाइन कर लो, ये स्पेशल सिम्टम है इसका। लिप्स और फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ग्रे से ब्लू हो जाते हैं बच्चों, नीले पड़ जाते हैं। और नीले पड़ने का रीजन किसकी डेफिशिएंसी, बॉडी में O2 क्या हो रही है और बढ़ रही है कौन, CO2। तो आपसे स्टेटमेंट गलत भी करवा सकता है, आपको दे देगा ब्लू टू ग्रे कलर, नहीं ग्रे टू ब्लू कलर, यहां में गड़बड़ कर सके भैया, नीला पड़ जावे, अरे जहर से नीला ही तो पड़ता है। कोई जहर पी ले, सांप खा जाए तो स्किन कैसी पड़ने लग जाती है, नीली, टॉक्सिक इफेक्ट होता है। हाँ, जॉन्डिस में कैसी पड़ने लग जाती है, पीली, ठीक है। तो ग्रे टू ब्लू। अब रेस्पिरेशन का इन्फेक्शन है तो हवा से जाएगा या ड्रॉप्स के थ्रू जाएगा, तो वही लिख देगा ये। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्ड दिस इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एंड एरोसोल। तो चाहे कॉमन कोल्ड हो चाहे न्यूमोनिया हो, ड्रॉप्स के थ्रू जाता है, एरोसोल, हवा, सांस। रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेज एंड अटेंसिल्स, पेशेंट के बर्तनों के इस्तेमाल से भी फैल सकता है। तो इन्फेक्शियस डिजीज में ही होता है बच्चों, अगर हम पेशेंट के कांटेक्ट में रहें तो डिजीज अपने में भी हो सकती है, चाहे वो न्यूमोनिया हो या कॉमन कोल्ड हो। तो इनमें से पेशेंट से दूर रहना चाहिए। कोरोना भी ऐसा ही था, डिस्टेंस रखनी थी, ठीक है। इसके अलावा डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया आर सम ऑफ अदर बैक्टीरियल डिजीज।
प्लेग का लिखा दिया मैंने, यार्सिनिया पेस्टिस, कॉर्नी बैक्टीरियम, डिप्थेरी, ये सब बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहा है। इसके अलावा बैक्टीरियल के अलावा बच्चों एक वो दे रखे हैं आपके हेलमिंथीज डिजीज। हेलमिंथीज का मतलब ऐसी डिजीज जो किससे होती है, आपने दो फाइलम पढ़े थे ना, प्लेटी हेलमिंथीज और एसके हेलमिंथीज, उनसे जो डिजीज होती है उसको नाम क्या दे दिया, हेलमिंथीज डिजीज। इनके जो पैथोजन होते हैं, हेलमिंथीज डिजीज का जो पैथोजन है वो कौन होगा, इनके पैथोजन होंगे मेंबर ऑफ प्लेटी एंड एसके हेलमिंथीज, मेंबर ऑफ प्लेटी एंड एसके हेलमिंथीज। इस फाइलम के जो मेंबर है उनसे डिजीज होती है। आपके सिलेबस में दो नाम दे रखा है, एक तो एस्केरिएसिस और एक दे रखा है बेटा जी एलिफेंटिएसिस। तो हेलमिंथीज में एक तो नाम आएगा एस्केरिएसिस, एस्केरिएसिस का पैथोजन एस्केरिस, एस्केरिस को कौन सा वर्म बोला था, याद करो, एस्केलमेंथीज में बताया था राउंड वर्म, ठीक है। और एस्केरिस एंडोपैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी कहां मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। दो तीन पेज पलटो, हाँ वो एलिफेंटिएसिस वाला डायग्राम है ना, उसके पास वाले दो पैराग्राफ है, ये दो क्या तीन है। तो एस्केरिस राउंड वर्म है जो एंडोपैरासाइट है, लिखा हुआ है सब, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन ये सब एनसीईआरटी से बनेंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है बच्चों, तो जाने का तरीका वही तो होगा, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये पैथोजन के अलावा इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है, कॉन्टामिनेटेड वो फ्रूट वेजिटेबल खाने पीने की चीजों से, वाटर, इन सब से जाएगा। अब ये कहते हैं कि जैसे मान लो कोई पेशेंट है, या पेशेंट है, पेशेंट कहीं खुले में बैठा है, नदी किनारे खुले में बैठा है, और ये पेशेंट का फीकल मटेरियल, खुले में जाके फीकल मटेरियल, तो इंटेस्टाइन से फीकल के थ्रू इसके एग बाहर आए। अब ये फीकल वहां से कहीं खुले में बैठा तो पानी में चले गए, आसपास कोई सब्जियां पेड़ लगा हुआ वहां चले गए, अब उसको बिना धोए कोई खा लेगा, तो ये भैया जो इसके एग है वो हेल्दी ह्यूमन के इंटेस्टाइन में चले गए और वहां जाके वो डिजीज कर देंगे। तो खाने पीने की चीजों से होता है, क्योंकि इसका जगह ही कहाँ रहता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। और एंडो का मतलब समझ गए ना बच्चों, जो बॉडी के अंदर रहे वो एंडो पैरासाइट कहलाते हैं। मॉस्किटो, जू एक्टो है, जू बाहर रहती है ना, जोंक, लीच एक्टो है, बाहर है एक्टो है, अंदर रहेगा वो एंडो। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन कॉन्टामिनेटेड फूड वेजिटेबल वाटर इन सब से फैलता है। और इसके ट्रीटमेंट में एक तेल का नाम लिखा रहा हूं, चिनोपोडियम ऑयल। ये चिनोपोडियम क्या होता है, बथुआ नाम सुना, बथुआ, चील वो बोला करा, वो पालक के जैसा अपने कड्डी भी खाया करे बिन, वो बथुए को बोलते हैं चिनोपोडियम। उसका तेल यूज करते हैं। तेल से फायदा ये होता है बच्चों, इसका जो तेल है ना, ये तेल क्या करता है, इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होती है ना, पेरिस्टालिसिस, इंटेस्टाइन की मूवमेंट, उसको फास्ट कर देता है। एस्केरिस कहां बैठा है, इंटेस्टाइन में। जब मूवमेंट फास्ट हो गई तो अंदर बैठा एस्केरिस फीकल के साथ क्या जाएगा, बाहर। तो चिनोपोडियम ऑयल यूज करते हैं। इसके सिम्टम लिखे हुए हैं, पेट में दर्द रहना, और जब ज्यादा एस्केरिस हो जाएंगे ना, वो इंटेस्टाइन को खाना चालू कर देंगे अंदर से, इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी कि खून की कमी हो सकती है, और उसको बोलते हैं एनीमिया। एक एनसीईआरटी लिखती है कि अगर जरूरत से ज्यादा एस्केरिस इंटेस्टाइन में हो गए, बहुत सारे एस्केरिस हो गए, नूडल्स के जैसे होते हैं, मैगी के जैसे होते हैं, इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने इंटेस्टाइन को ब्लॉक ही कर दिया, तो इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज आ सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, स्टमक हो सकता है, उसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग के कारण एनीमिया भी हो सकता है। हर डिजीज का बच्चों एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, उसी को देखकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे नहीं कि फीवर लिख के दे दिया, लिखेगा सस्टेन्ड हाई फीवर, टाइफाइड, लगातार होने वाली बुखार है टाइफाइड।
आपसे बोलेगा इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, इंटेस्टाइन ब्लॉक होती है एस्केरिस में। अपने से पूछा जाएगा कि वो ग्रे टू ब्लूइश कलर निमोनिया की बात कर रहा है, मतलब हर डिजीज का एक स्पेशल सिम्टम होता है। आगे एलिफेंटियसिस पढ़ेंगे, उसका भी सिम्टम है पैर फूलकर हाथी जैसा हो गया, मतलब किसकी बात कर रहा है, एलिफेंटियसिस। तो जो दूसरा इसमें डिजीज है वो एलिफेंटियसिस है। इसी एलिफेंटियसिस को बेटा जी बोलता है फिलेरियसिस। इसका पैथोजन याद ही होगा, वुचेरेरिया। वुचेरेरिया को आपको मैंने लिखाया था फिलीरियल वर्म भी बोलते हैं, इसलिए डिजीज का नाम आ गया फिलेरियसिस। वुचेरेरिया जिसकी दो स्पीसीज भी लिखती है एनसीईआरटी, बेनक्रॉफ्टाई एंड मलाई। इसका वेक्टर एक मच्छर फैलाता है इसको, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो। 3 मच्छर है तुम्हारे सिलेबस में। अभी डेंगू चिकनगुनिया के लिए आया था एडीज, मलेरिया के लिए आएगा एनाफ्लीज, और एलिफेंटियसिस के लिए आएगा फीमेल क्यूलेक्स। और तीनों में कॉमन चीज है, तीनों ही मच्छर नहीं माछरी है, नॉट मच्छर, तीनों ही कौन है, माछरी है। डिजीज तो यही फैलाते हैं, तीनों ही माछरी है। और वुचेरेरिया में इन्फेक्शन कहां होता है, लिम्फ वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। टांगों की लिम्फ वेसल्स में बच्चों क्या करता है, इन्फेक्शन। पैर की लिम्फ वेसल्स में, तो पैर में स्वेलिंग आ जाती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक का मतलब लंबे टाइम तक रहने वाली सूजन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो एस्केरियसिस और एलिफेंटियसिस ये दोनों मेंबर है, दोनों डिजीज है हेलमिंथीज, क्योंकि ये वो डिजीज है बेटा जी जो किसकी वजह से हो रही है, मेंबर ऑफ प्लेटी एंड एसके हेलमिंथीज, इसलिए इनको नाम ही क्या दे दिया, हेलमिंथीज डिजीज, हेलमिंथीज डिजीज। इक्यूलेक्स मॉस्किटो का नाम लिख लेना, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, और इसका एक ट्रीटमेंट चिनोपोडियम ऑयल मेंशन कर सकते हो। अब जैसे यहां है ये पैराग्राफ, इस जगह मिलेगा आपको, ये तो रिंगवर्म का है, मैं लाया नहीं गया, ये तो मलेरिया वाला आ गया, मे बी एसिस आ गया। इसके ऊपर है देखियो, पढ़ लो तुम, उसमें 2 लाइन है, उसमें एक वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ऐड कर लेना, वो ऐड नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, केवल मॉस्किटो लिखा हुआ है, तो लिखना कौन सा मॉस्किटो, वो पूछ सकते हैं आपको, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, एलिफेंटियसिस और एस्केरियसिस। सिम्टम में देख लेना, एस्केरियसिस का एक स्पेशल सिम्टम है इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, लिखा होगा, इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है। इंटरनल ब्लीडिंग लिखा है, एनीमिया लिखा होगा, मस्कुलर पेन लिखा होगा। एस्केरियसिस में नहीं होता कोई वेक्टर, नहीं, एलिफेंटियसिस में होता है। एस्केरियसिस तो मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है, खाने से फैल रहा है ना, आप खाने के साथ एस्केरिस के एग को खा लोगे तो फैल जाएगा, जबकि एलिफेंटियसिस अपनी बॉडी में कैसे आएगा, मॉस्किटो से आएगा। हाँ, वो मॉस्किटो से फैलता है और ये खाने से फैलता है, क्योंकि वो तो लिम्फ वेसल्स में रहता है ना, और ये रहता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाने का तरीका तो खाना ही है, फूड वाटर से जाएगा। वेजिटेबल और लिखा हुआ है वहां देखो, फ्रूट, प्लांट। और गवर्नमेंट स्कूल में एक गोली भी दी जाती है बच्चों को फ्री, नाम सुनी तो आपने, पेट के कीड़े मारने वाली दवाई। सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों को वो गोलियां फ्री देते हैं। वो जो गोली होती है पेट के कीड़े मारने वाली, उसका नाम है अल्बेंडाजोल। अपने को भी देके गए थे फ्री कि बच्चों को खिलाओ अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल एक्चुअल में पेट के कीड़े मारने वाली है, और पेट का कीड़ा ही है एस्केरियसिस। एस्केरियसिस के इलाज में ये दवाई काम आती है, अल्बेंडाजोल और चिनोपोडियम ऑयल। एक और इन्फेक्शियस डिजीज है बच्चों, ये रिंगवर्म, दाद खाज खुजली, ये 3 फंजाई के आपको नाम याद रखने। रिंगवर्म है ये, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। जैसे कॉमन कोल्ड होता ना, जुकाम हाईली इन्फेक्शियस है, किसी एक को तो है सब में हो जाएगा, वैसे ही खाज, दाद खाज खुजली है,
दाद भी इन्फेक्शियस होता है, किसी के है मान लो उसका अपन तौलिया, कंघा, उसका कोई पहनने की चीज कुछ भी यूज कर लो, उससे वे फैल जाएगा। और दाद में आपको पता है इंटेंस इचिंग होती है, खुजली चलती है, और ये आपकी स्किन में होते हैं। एनसाइड लिखती है ग्रोइन रीजन में, ग्रोइन, ग्रोइन का मतलब यहां, इस वाले एरिया में दाद होने के चांस ज्यादा। हल्का सा जहां मॉइस्चर होता है, नमी सी होती है, हीट होता है, वहां ये फंगस ग्रो कर जाएगा। तो रिंगवर्म 3 फंगस से होते हैं, उन फंगस के नाम है बेटा जी, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। 3 फंगस के जीनस है, नाम ध्यान रखना है, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन। एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मो स्किन, स्किन की आउटर लेयर कौन है? एपिडर्मिस, तो वहां इंफेक्शन करता है एपिडर्मोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, और वो साइक्लोस्पोरिन वाला कौन सा था? ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम, ये है माइक्रोस्पोरम। और ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। ये 2 है मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस, कॉमन कोल्ड और रिंगवर्म, दाद और जुकाम, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। अब दाद में होता क्या? ड्राई स्केली लेजियंस ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। ये स्केली लेजियंस, फटी हुई स्किन, चमड़ी सी उतरती रहती है दाद में। कहां? स्काल्प का मतलब टाट, सिर में भी दाद हो सकते हैं, इसलिए तो अगर कोई किसी के दाद है और उसका कंघा इस्तेमाल कर ले कोई दूसरा, तो उसमें भी हो जाएगा, हाईली इन्फेक्शियस है। स्काल्प मतलब टाट में। मेन सिम्टम है द लेजियंस आर एकम्पेन्ड बाई इंटेंस इचिंग, उनमें तेज खुजली होगी। लेजियंस, फटी हुई स्किन, उसमें तेज खुजली होती है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई टू ग्रो विच मेक देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रोइन और बिटवीन द टो। टो और ग्रोइन, इस एरिया में इन दाद होने के चांस क्या होंगे? ज्यादा। इतना इन्फेक्शियस है कि जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल, क्लॉथ और इवन द कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। हाईली इन्फेक्शियस है, सॉइल में ये फंगस मिलता है। और वैसे इसके इलाज जो होता है, माइकोडम क्रीम आती है, एंटी फंगल क्रीम, रिंग गार्ड बोलते हैं उसको, माइकोडम सी एंटी फंगल क्रीम। ये सिंबल तो जानते हो ना तुम, हैं? हाँ, डॉक्टरों वाले लखन ले लो, जब बन जाओगे तो पर्ची पे सबसे पहले यही लिखोगे, आरक्स। क्या मतलब होता है? कैसे कैसे लिखना है तुम अभी से स्टाइल बना लो। आरक्स कैसे लिखोगे? सबसे ऊपर ये, फिर नीचे जो मेडिसिन का नाम है वो, एंटी फंगल क्रीम। ट्रीटमेंट में यूज करते हैं माइकोडर्म सी एंटी फंगल क्रीम। तो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड। ये किसी की ठुड्डी दिखा रखी है, इस पर ये दाग दिखाया हुआ है, इतना सा डायग्राम देके पूछ सकता है ये कौन सा डिजीज इंडिकेट करता है, या ये वाली डिजीज किससे होती है? फंगस से। फंगस में 3 नाम है, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। अब आता प्रोटोजोआ डिजीज बच्चों। अगला जो पॉइंट है, प्रोटोजोवन डिजीज, मतलब ऐसी डिजीज जो किसकी वजह से होगी? प्रोटोजोआ। जैसे मैंने ऐसे कॉलम बनाए हैं, पहला अपन ने पढ़ा था वायरल डिजीज, ये तो किसकी वजह से हो रही थी? वायरस, जिसमें अपन ने एड्स और कॉमन कोल्ड को देखा, जो दोनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सेकंड कॉलम आया बच्चों बैक्टीरियल डिजीज, वो किसकी वजह से हो रही थी? बैक्टीरिया, जिसमें टाइफाइड और न्यूमोनिया के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तीसरा कॉलम था हेलमिंथीज डिजीज, ये किसकी वजह से हो रही थी? हेलमिंथीज, एस्केरियासिस और एलिफेंटियासिस। चौथा है फंगल डिजीज, ये फंगस की वजह से होती है, और इसका एग्जाम्पल था रिंगवर्म, दाद। लास्ट 5वां आता है प्रोटोजोवन डिजीज, ये किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआ, मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ। इसके भी 2 एग्जाम्पल है, अमीबिएसिस और मलेरिया। अमीबिएसिस और मलेरिया। अमीबिएसिस का पैथोजन कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसमें एक डिजीज आती है अमीबिएसिस, प्रोटोजोआई तो है, और दूसरा मलेरिया। मलेरिया, अमीबिएसिस एंड मलेरिया। अमीबिएसिस का पैथोजन कौन?
एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, ध्यान से सुनना। अब तक जो पैरासाइट थे, चाहे वो टाइफाइड हो चाहे एस्केरिस हो, सब कहां मिल रहे थे? अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये इकलौता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एंट अमीबा कहां बैठा मिलेगा? इट्स पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इट्स पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एक तो ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब बच्चों इंटेस्टाइन में जा रहा है, जाने का तरीका वही कॉन्टामिनेटेड फूड एंड खाने पीने की चीजों से जाएगा। अब खाने पीने की चीजें से जाएगा कैसे? तो आइंस्टाइन ने थोड़ी सी बात यहां आपको बताई है कि मान लो कोई पेशेंट है, ये पेशेंट भाई साहब खुले में बैठे थे, ये पेशेंट का फीकल मटेरियल, पेशेंट है अमीबिएसिस है उसको, तो उस अमीबिएसिस के जो सिस्ट वगैरह है वो इस फीकल में आ गई। इस फीकल पे बैठी हाउस फ्लाई, मक्खी बैठी, और वो जो उसके सिस्ट वगैरह थे वो चिपक गए मक्खी की बॉडी पे। मक्खी उड़ी, उड़ के कहां बैठी? हमारे फूड सोर्स पे। इस फूड को जिसको हमने खुला छोड़ रखा है, मक्खी बैठी और मक्खी से वो सिस्ट वगैरह इसके चिपक गई। ये खाना किसी हेल्दी बंदे ने खा लिया तो इन्फेक्शन हो गया। होता है, अब लिखा है तो तुम्हें ऐसी चीजें पढ़नी पड़ेगी। इन्फेक्टेड बंदे का फीकल, फीकल पर कौन बैठी? हाउस फ्लाई। मक्खी उड़ते आई वहां बैठी, उस मक्खी की बॉडी से चिपक गए उसके सिस्ट वगैरह, पंख पे, पैर पे। वो मक्खी उड़ के खाने पे बैठ गई, खाना किसी हेल्दी बंदे ने खाया तो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया। इस रूट को बोलते हैं, ये तुम मेडिकल कॉलेज में पढ़ लोगे, फीको ओरल रूट। जिस रूट से इन्फेक्शन होता है, फीको ओरल रूट। कहां से आए वो? फीकल से। गए कैसे? ओरली। और इसको बीच में लाने का काम किसने किया? हमारी प्यारी हाउस फ्लाई ने। तो सबसे ज्यादा डिजीज फैलाने वाली ही कौन है? मक्खी है, मस्का डोमेस्टिका। ये सबसे ज्यादा डिजीज फैलाती है, मैकेनिकल कैरियर है। चाहे वो हेजा हो, टाइफाइड हो, अमीबिएसिस हो, इन सबको फैलाने वाली कौन? मक्खी। तो ये थोड़ा मक्खी की तारीफ है, पढ़ लो। अमीबिएसिस की बात कर रहा हूं, ये पैराग्राफ जो मलेरिया की लाइफ साइकिल उसके नीचे का है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज ए प्रोटोजोआ पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अंडरलाइन करना रे भैया, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच कोज अमीबिएसिस, अमीबिक डिसेंट्री। अभी थोड़ी देर पहले भी डिसेंट्री लिखा था हमने, वो बैक्टीरियल डिसेंट्री था। अब अगला लिख के देगा आपको आगे, अमीबिक डिसेंट्री। ये अमीबा की वजह से हो रही है डिसेंट्री। फीकल के साथ ब्लड आता है, डिसेंट्री, डायरिया। सिम्टम ऑफ द डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स। कॉन्स्टिपेशन समझते हो क्या तुम? हाँ, लूज मोशन का अपोजिट। लूज मोशन में तो रुक नहीं रहा, इसमें आ नहीं रहा। आउटगोइंग बंद है, इनकमिंग चालू है। वो पुराने टाइम आता है ना, वो अंदर बैठा बैठा वो गाना 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 पड़ता है, फिर वो झलक दिखला जा एक बार। चलो चल आगे चलो। पेन, क्रैम्प्स, क्रैम्प्स का मतलब मरोड़े चलेंगे। स्टूल, ये अंडरलाइन कर लो, विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। ये इसका स्पेशल सिम्टम है, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। स्टूल बोले तो फीकल। करना पड़ेगा तुम्हें स्टूल टेस्ट, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो करवाएंगे तुमसे। छी बोलने से कुछ नहीं होगा भैया। यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट के साथ आपको कौन सा टेस्ट दिया जाएगा? तुमसे बोलेगा जाओ पेशेंट की स्टूल लेकर आओ, सीनियर भेजेंगे, पेशेंट की स्टूल लाओ तो तुम उसकी टेबल उठा लाओ, लो डॉक्टर साहब, वो लगाएंगे तो लाया स्टूल उठा के। स्टूल का मतलब किससे? फीकल टेस्ट से भैया, फीकल टेस्ट। उस फीकल में म्यूकस के साथ कौन आएंगे? ब्लड। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में एंटमीबा रहेगा, वहां वो इंटेस्टाइन को और आरबीसी को खाएगा, तो ब्लड आ रहा है, ये सिम्टम है इसका। हाउस फ्लाई एक्ट इज मैकेनिकल कैरियर। ये देखना बच्चों, मैकेनिकल कैरियर का मतलब क्या हुआ? एक चीज सुनियो, अभी आया था एडीज और वो क्यूलेक्स मॉस्किटो। मलेरिया का आएगा एनाफ्लीज मॉस्किटो। ये जो प्लाज्मोडियम वगैरह होता है ना, वो मच्छर के अंदर होते हैं। तो मच्छर जो जब तुमको खाएगा तो उसके अंदर से वो प्लाज्मोडियम आएगा, उसके अंदर से डेंगू का वायरस आएगा, चिकनगुनिया का वायरस उसके अंदर बैठा है। जबकि ये जो है ये कहां है? मक्खी के अंदर है क्या? नहीं, मक्खी फीकल पे बैठी,
उसके पंख से और उसके टांगों से चिपक गया, बॉडी के बाहर है, अंदर नहीं है, तो ये कौन सा कैरियर है? मैकेनिकल है, वहीं से आके वो चिपक गया। एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीकल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड एंड फूड प्रोडक्ट। तो इन्फेक्टेड बंदे से वो मक्खी फूड पर लाएगी, वहां से वो हेल्दी में चला गया, देयर बाय कॉन्टामिनेटिंग देम, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कॉन्टामिनेटेड बाय द फीकल मैटर एंड मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इसी से फैलता है अमीबिएसिस, जिसको बोला अमीबिक डिसेंट्री। और इस रूट को क्या कहा? फीको ओरल रूट। ये रूट कहलाता है बेटा जी फीको ओरल रूट। अब इसमें एक ये बड़ी डिजीज है मलेरिया वाली। मलेरिया, मलेरिया का पैथोजन मलेरिया साल्मोनेला टाइफी। ऐसे आंसर देगी तो समोसे का देख ले, मैं डबल चार्ज करूंगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआना। मलेरिया का पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम। और बच्चों इस प्लाज्मोडियम की एनसीईआरटी ने कुछ स्पीसीज भी दे रखी है। प्लाज्मोडियम में सबसे घातक स्पीसीज कौन सी है? फैल्सीपेरम। और इसका अटैक होता है किस पे? ब्रेन में। इससे डेथ भी हो सकती है। कितना हो गया? ऊपर हो गए? कोई आया ही नहीं। कौन मैम? अच्छा 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 अच्छा, चलो इसका आंसर दो फिर। नॉट एन आईयूडी। ये तो है नॉन मेडिकेटेड, ये है वो कॉपर वाली, ये है हार्मोनल। नॉन मेडिकेटेड। लिपेज लूप कैसी है? नॉन मेडिकेटेड। बस बच्चों ने अभी बताया मुझे, तो आपने ही बताया, मुझे पता ही नहीं, टाइम हो गया कि आज वो भैया आते नहीं तो आए ही नहीं आज। ठीक है चलो कर दियो तुम, मैडम आ ही गए, अब क्या ढूंढ लेना, आंसर कर देना भैया। थैंक यू, जय हिंद। बाकी कल कर देंगे। कल कोशिश करते हैं, एक कैंसर बड़ी डिजीज बची है बच्चों,